डांगी एकेडमी के सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को मेरा एक बार फिर से नमस्ते। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की सीरीज में ये 5th वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में हम लोग जो है वो पिछले 4 वीडियोस में ये देख चुके हैं कि कौन कौन से एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किए थे वो किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बहुत हेल्पफुल रहे। अब लास्ट वीडियो जो है वो आपके सामने आ गया है। इसमें हम लास्ट 2 एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे विच आर वेरी यूजफुल एंड विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट। यही 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्ट थे जिन्होंने हमारी इंडिया के फ्यूचर को, हमारे भारतवर्ष के फ्यूचर को डिसाइड किया था। तो इसमें जो है मैं आपको लास्ट वीडियो में इन दोनों एक्ट के बारे में अच्छे खासे डिटेल में बताना चाहूँगी। साथ ही साथ इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ वो इस पूरी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड करेगा। सो यू मस्ट वॉच इट। बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर माइट बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक्स में कवर कर सकूँ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में मैंने यूज़ किए हैं टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि मैंने शेयर किए हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रैंडमली और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डांगी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये वीडियो और इसका PDF दोनों ही वहाँ पे अवेलेबल हो सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। Now today's topic is Government of India Act 1935 and Indian Independence Act 1947। ये 2 एक्ट हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला जो हमारा एक्ट होता है दैट इज 1935. So what are the basics of this act? There was a growing demand for constitutional reform in India by Indian leaders. India's support to Britain in the First World War also added in British acknowledgement of the need for the inclusion of more Indians in the administration of their own country. The act was based on, अब देखिए यहाँ पे जो है इस इंडिया एक्ट के पहले जो है काफ़ी गर्म माहौल बन चुका था। जो हमारे कंट्री में एक इंडिपेंडेंस की जो है वो स्ट्रगल के लिए जो माहौल था, चाहे हम इसको अहिंसावादी में कहें या हिंसावादी में कहें, सभी तरफ से हर कोई अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रहा था कि हम अपने देश को आज़ादी हासिल करवा सकें, ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे देश को छोड़कर चले जाए। तो इसमें हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो अब जो है वो इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है हमारी कंट्री में कि ब्रिटिशर्स भी ये सोचने पर तैयार हो गए, मतलब मजबूर हो गए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इंडिया में जो है वो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को हम पार्टिसिपेशन का मौका दें। अब ये एक्ट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता था? साइमन कमीशन रिपोर्ट पर डिपेंड करता था। साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडियन हिस्ट्री का। इसमें जो है सर साइमन हमारी कंट्री में एक एक्ट लेके कुछ जो है वो एक रिपोर्ट लेके आए थे। देन इसमें जो है ये कहा गया था कि इंडिया में जो हम जिस भी तरह का डिसीजन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने ऑर्गेनाइज की है, जो हेल्ड की है, उसमें किसी भी भारतीय को जो है वो पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था पूरे देश में। सर साइमन का जो स्वागत था वो काले झंडे और ब्लैक बैनर से किया गया था, साइमन गो बैक के बैनर से, क्योंकि उनका ये कहना था कि आप हमारे देश में हमारे लिए रूल बना रहे और हमारे ही व्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो इसीलिए जो है वो सर साइमन का काफ़ी विरोध हुआ था। देन द रिकमेंडेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो लंदन गए थे। देन उसके जो भी आउटकम्स थे वो हम लोग दूसरे वीडियो और दूसरे टॉपिक में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। द वाइट पेपर पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933 दैट इज बेस्ड ऑन द 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो ऑर्गेनाइज हुए थे लंदन में।
और इन्हीं के बेस पे जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके बेसिस पे एक वाइट पेपर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उस मीटिंग का या उस कॉन्फ्रेंस का आउटकम यहाँ पे जो है शो किया गया था थ्रू दैट वाइट पेपर। तो ये वाइट पेपर पब्लिश हुआ था 1933 में। एंड द लास्ट दैट इज रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट सिलेक्शन कमिटीज। अब इंडिया में हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से एक्नॉलेज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को हम एड ऑन करने वाले हैं, उनका कितना व्यू जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सारी चीज़ों पे इन सभी में डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो ये जो एक्ट था 1935 का, इन 3-4 चीज़ों को जो है वो बेस बना के मतलब जो है वो फ्रेम किया गया था। नाउ दिस एक्ट डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। अब इसमें जो है इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को जो है वो इम्पोर्टेंस दिया था। इसमें जो प्रोविंसेस हमने देखे थे कि हम पहले वाले भी एक्ट में देख चुके थे कि इन्होंने सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच में जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन था ये दो तरीके से था, एक सेंट्रल लेवल पे था और दूसरा प्रोविंसेस लेवल पे था। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होगा? सो देयर आर सम सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर या इन विषयों पे किसको डिसीजन लेने का राइट है, किसको लॉ क्रिएट करने का, लॉ बनाने का राइट है, ये सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट तैयार की गई और इस तरह की हमारे पास 3 लिस्ट हैं। ओके, सो द फर्स्ट लिस्ट इज फेडरल लिस्ट, दैट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट or the central yes, definitely central government. The provisional list, that is for the provinces, and the concurrent list, that is for the both. ओके, तो फेडरल लिस्ट जो थी इस पे स्पेशली जो है वो राइट्स किसका होता था? टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। प्रोविजनल लिस्ट पे जो है वो प्रोविंसेस जो है वो राइट्स उनके पास राइट होता था कि वो उन टॉपिक्स, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना डिसीजन ले सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। एंड कंकरेंट लिस्ट, दिस इज फॉर द बोथ, दिस इज द कॉमन लिस्ट, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक कॉमन लिस्ट थी जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस को दोनों को ही जो है वो लॉज बनाने का राइट था, डिसीजन लेने का राइट था। द वॉइसराय वॉज वेस्टेड विथ रेजिड्यूअल पावर, लेकिन अल्टीमेटली पावर्स जो थे वो किसके पास थे? वॉइसराय के पास रिजर्व्ड थे। नाउ प्रोविजनल सेटलमेंट्स। अब प्रोविजनल सेटलमेंट्स क्या थे? The act gave more autonomy to the provinces. Diarchy was abolished at the provisional level. The government was the head of the executive. The governor was the head of the executive. There was a council of ministers to advise him. The ministers were responsible to the provincial legislatures who controlled them. The legislatures could also remove the ministers. However, the governors still retained special reserve power. The British authorities could still suspend a provisional government. अब देखिए, सबसे पहले कि जो है वो ज़्यादा जो है वो स्वायत्तता इन्हें मिल गई थी प्रोविंसेस को इस एक्ट के थ्रू। दे गेट मोर ऑटोनॉमी। मोर ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, क्योंकि अब जो है वो स्पेशल एक लिस्ट तैयार करके इन्हें दे दी गई थी इनके पावर्स की, इनके सब्जेक्ट्स की, और उन सब्जेक्ट्स पे स्पेशली प्रोविंसेस को ही जो है वो लॉस क्रिएट करने का या डिसीजन लेने का राइट था। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि येस, डेफिनेटली दे गेव मोर ऑटोनॉमी पावर्स। देन डायरकीज को जो है वो पूरी तरीके से प्रोविजनल लेवल पे खत्म कर दिया गया था। द गवर्नर वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। गवर्नर जो थे वो एग्जीक्यूटिव्स के हेड थे। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? दोज हु इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, सो देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज हिम। अब गवर्नर को जो है वो एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, मतलब एक जो है वो मिनिस्टर्स की एक काउंसिल थी जो कि उसको एडवाइस करने का काम करती थी। द मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हु कंट्रोल दैम। और ये मिनिस्टर्स जो थे वो प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। द लेजिस्लेचर्स कुड ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर्स। और ये लेजिस्लेटर्स के पास इतनी पावर थी कि ये इन मिनिस्टर्स को जो है वो हटा भी सकते थे। हाउएवर, द गवर्नर स्टिल रिटेन स्पेशल रिजर्व पावर। हालांकि अभी भी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर से ज्यादा पावर कौन रेजिस्ट करता था? गवर्नर। ठीक है, लेकिन फिर भी इन लेजिस्लेचर्स के पास ये पावर थी कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है वो हटा सकते हैं। द ब्रिटिश अथॉरिटीज कुड स्टिल सस्पेंड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो है वो इन प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी जो है वो सस्पेंड कर सकती है। नाउ द डिवाइडेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स।
अब जैसे कि मैंने बताया था कि 3 लिस्ट प्रिपेयर की गई थी, दैट इज फेडरल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, और दूसरी जो थी वो प्रोविजनल लिस्ट थी, और तीसरी जो थी वो कंकरेंट लिस्ट थी। तो अब इनके सब्जेक्ट्स किस तरीके से डिवाइड किए गए थे, इनके पावर्स कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। लाइक सब्जेक्ट्स अंडर द फेडरल लिस्ट वर डिवाइडेड इनटू 2। फेडरल लिस्ट के जो सब्जेक्ट थे वो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में डिवाइड किया गया था, यानी फेडरल लिस्ट के सब्जेक्ट्स को भी 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए थे, दैट इज द रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। नाउ व्हाट वर द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स? द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर जनरल who administered them with the help of 3 counselors appointed by him। अब जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट था वो पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में था? गवर्नर जनरल के कंट्रोल में था, ठीक है। और दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दीज सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड डिफेंस, एक्सेलरेस्टिक अफेयर्स दैट इज चर्च रिलेटेड, द एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। इसमें जो है गवर्नर जनरल के पास पूरा जो है रिजर्व्ड सब्जेक्ट का कंट्रोल था, और ये किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल नहीं होते थे। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड थे? दे इंक्लूडेड द डिफेंस, देन चर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड थे, एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि जैसे कि हम विदेश नीति को कह सकते हैं इस मामले में, देन प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स। इन सभी इंपॉर्टेंट और सम क्रूशियल टॉपिक्स को जो है वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया। देन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज मोर देन 10, ठीक है। अब गवर्नर जनरल के थ्रू ही, अब देखिए ऊपर वाला भी गवर्नर जनरल के ही कंट्रोल में था, और ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे ये भी गवर्नर जनरल के अंडर में ही थे, लेकिन वो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद ले सकता था। द काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद द लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वो लेजिस्लेचर्स के लिए जो है वो आंसरेबल थे। द सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट इंक्लूडेड लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो है वो काफ़ी नॉर्मल सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट का मैनेजमेंट हो गया, फॉरेस्ट इश्यूज हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हो गए, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो गए। Now bicameral legislator, a bicameral federal legislature would be established, ठीक है। बायकैमरल मतलब द्विसदनात्मक जो है वो सरकार का गठन किया गया इसके थ्रू। द 2 हाउसेज वर द फेडरल असेंबली दैट इज लोअर हाउस एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज अपर हाउस, है ना। जैसे कि हमारे आज के जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है वो यहीं से आया, देखिए बेसिक यहीं से क्रिएट हो रहा है। दे इंट्रोड्यूस अ बायकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर गवर्नमेंट, और इसमें इन्होंने 2 हाउसेज जो है वो मेंशन किए हैं, एंड these two houses were the Federal Assembly that is known as the lower house, and the second one is the Council of State that is upper house. The Federal Assembly had a term of 5 years. अब फेडरल असेंबली का टेन्योर कितना रहेगा? इसका जो टेन्योर रहेगा वो 5 साल का रहेगा। बोथ हाउसेज हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट ऑल्सो। अब जो दोनों हाउसेज हैं वो प्रिंसली स्टेट से भी जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स एंड नॉट इलेक्टेड। Definitely these members are not elected whether they are nominated by the rulers. इनको उन्हीं जगह के रूलर्स के थ्रू जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा, इनका इलेक्शन के थ्रू जो है वो मतलब जो है सिलेक्शन नहीं होगा। The representatives of the British India were to be elected, some were to be nominated by the Governor General. लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो थे वो क्या होंगे, उनका इलेक्शन होगा, और कुछ इसमें से जो है वो गवर्नर जनरल के थ्रू नॉमिनेटेड हो सकते हैं। अ फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट दिल्ली फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड आल्सो बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस।
अब एक फेडरल कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली में, ताकि अगर किसी भी तरीके से इन दोनों के बीच में, लाइक प्रोविंसेस के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके थ्रू दिस फेडरल कोर्ट. It was to have one chief justice and not more than 6 judges. और इसकी जो संरचना रहेगी, जो इसका फॉर्मेशन रहेगा फेडरल कोर्ट का, वो किस तरीके से रहेगा, इसमें 6 जजों की जो है वो ज्यूरी के साथ एक चीफ जस्टिस रहेगा. द इंडियन काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड. इंडियन काउंसिल को पूरी तरीके से जो है वो समाप्त कर दिया गया. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वुड इंस्टीड हैव अ टीम ऑफ एडवाइजरी. साथ ही साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अलॉटेड था, उसके पास भी एक एडवाइजरी टीम रहेगी. ठीक है, इसमें ये जो है वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो कि इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास भी एक एडवाइजरी टीम अलॉटेड की गई. नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस एक्ट. The British Parliament retained its supremacy over the Indian legislatures, both provisional and federal. अभी भी देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, डिसेंट्रलाइजेशन का कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए हैं कंक्यूरेंट लिस्ट में, फेडरल लिस्ट में, प्रोविजनल लिस्ट में, लेकिन अल्टीमेटली जो सुप्रीमेसी जो पावर है वो अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही है. यानी पूरी तरीके से पावर इंडियंस को हैंडओवर की ही नहीं गई है, नहीं वो कर रहे हैं. Okay, so the ultimate powers are in the hand of the British Parliament. It is retained with the British Parliament. A federal railway authority was set up to control Indian railways. Yes, Indian railways के लिए स्पेशली एक जो है वो अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई थी, जो कि स्पेशली इंडियन रेलवे से ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे मैटर करेगा. The act provided for the establishment of Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव भी इसी एक्ट के थ्रू डलती है. द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल प्रोविजनल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. अब यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन को भी सेटअप करने के लिए जो है वो सुझाव दिया गया था कि 3 लेवल पे जो है हम इसको जो है सेटअप करेंगे. 1 फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, द सेकेंड 1 फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द थर्ड 1 फॉर द जॉइंट. मतलब जैसे कि हमने लिस्ट में देखा था कि एक लिस्ट जो थी, एक जो सब्जेक्ट लिस्ट थी वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए थी, द सेकंड वन इज द सेकंड वन वाज फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज द जॉइंट, ओके, द कॉमन लिस्ट. तो ऐसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टैब्लिश इस 3 लेवल पे ही किया जाएगा. द एक्ट वॉज अ माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया. जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि ये 2 एक्ट जो हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फीचर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. सो दिस एक्ट वॉज अ माइलस्टोन. ये एक मील का पत्थर साबित होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को तब तक रखा गया जब तक कि हमारे देश में हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लिया, और जब इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लिया तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिप्लेस्ड कर दिया गया. नाउ द सेकेंड वन इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. The Indian Independence Act 1947 received the royal assent and entered into force on 18th July 1947. This act put into action the Mountbatten Plan for the independence and partition of India. अब ये जो एक्ट काम करता है बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें हमारे देश के लिए एक नेगेटिव चीज़ है कि जो है ये एक्ट एक तरफ से तो हम लोगों को जो है वो पूरी तरीके से स्वायत्तता, सोवेरेनिटी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नासूर भी जो है वो तैयार हो रहा है हमारे देश के लिए कि हमारे देश का बंटवारा होगा. ठीक है, ये जो फोर्स में आया था यानी जो प्रभाव में आया था, ये जब आया था 18 जुलाई 1947 को. The Indian Independence Act 1947 was an act of British Parliament that partitioned
इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बेसिकली हम ये कहें कि बंटवारे के लिए ही ये एक्ट बनाया गया था। तो इमोशनली तो ये गलत नहीं होगा कि 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो इस आइडिया के साथ या इस डिसीजन के साथ ही आया था कि जो है अब भारत, स्वतंत्र भारत जो है वो दो अलग अलग डोमिनियंस में बट जाएगा। उसमें से एक हिस्सा जो है वो इंडिया या भारतवर्ष कहलाएगा और दूसरा जो देश था वो पाकिस्तान बनाया जाएगा। The legislation was drafted by the Labour government of क्लेमेंट एटली। सर एटली के अंडर में जो है इस पूरे इंडिपेंडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था। It was based on the Mountbatten Plan or the 3rd June Plan, which was formulated after the leaders of the Indian National Congress and the Muslim League agreed to the recommendation of a Viceroy Lord Mountbatten। अब इसमें देखिए ये जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के बारे में जो है उसका हम वीडियो डेफिनेटली अलग से लेंगे। तो उसमें जो है कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, उन दोनों के बीच जो है वो माउंटबेटन प्लान को लेकर एक जो है रिकमेंडेशन हुई थी। उसी बेसिस पे जो है इसको फॉर्म किया गया था। नाउ Lord Mountbatten came to India with the specific task of seeing over the handing over of the authority to Indians। अब लॉर्ड माउंटबैटन आते हैं ब्रिटेन से, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क लेकर आते हैं या देखते हुए आते हैं कि हम जो है फाइनली इंडियंस को उनकी कंट्री की अथॉरिटी हैंड ओवर कर देंगे। बट द INC एंड द लीग कुड नॉट अग्री ऑन द क्वेश्चन ऑफ पार्टीशन। लेकिन यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा यही आता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल पार्टीज थी, लाइक मुस्लिम लीग हो गई और INC हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, वो पार्टीशन के सब्जेक्ट पे अग्री नहीं कर रही थी। An initial plan proposed by Mountbatten, known as the Dickey Bird Plan, was opposed by Nehru। और इसी के से रिलेटेड जो है माउंटबैटन ने हाथों हाथ एक छोटा सा जो है वो शुरुआती प्लान जो है वो किसके सामने डिस्कस किया था, नेहरू के सामने डिस्कस किया था। एंड दैट प्लान वाज नोन एज द डिकी बर्ड प्लान। लेकिन उसको भी जो है नेहरू ने विरोध किया। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द प्रोविंसेस वर टू बी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड देन अलाउड टू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो कि जो है प्रोविंसेस को जो है हम इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, लेकिन इनको ये मतलब जो है राइट रहेगा कि वेदर दे वांट टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नॉट। मतलब भारत में बनने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्यूचर में जो है वो मतलब फ्रेम होने वाली है, बनने वाली है, उसके साथ ही जुड़ना चाहते हैं या नहीं, ये जो है इनके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। तो ये जो आइडिया था इसको टोटली नेहरू ने रिफ्यूज कर दिया। Nehru opposed this as it would, in his opinion, would lead to the country's blackenization। मतलब नेहरू ने इसको अपोज इसलिए किया था कि उनके हिसाब से इस एक्ट में या इस प्लान के थ्रू जो है हम कंट्री को एक अंधेरे कुएं में धकेल देंगे। मतलब ऐसी कंट्री का क्या फ्यूचर होगा जिसमें आपने प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट कर दिया है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन होना चाहती हैं या नहीं होती है, पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड करता है। देन हाउ कुड वी फॉर्म अ कंसोलिडेटेड कंट्री। एक हम जो है वो पूरे भारतवर्ष का निर्माण कैसे कर पाएंगे अगर ये पॉसिबल हुआ तो इसको सिरे से खारिज कर दिया गया था, इस आइडिया को। Then Mountbatten came up with the last plan known as the 3 June Plan, which was accepted by all parties. Then अब उस इनिशियल स्टेप को जो है डिकी बर्ड प्लान को रिजेक्ट करने के बाद माउंटबैटन जो है वो एक फाइनल प्लान के साथ जो है फिर से रिप्रेजेंट होते हैं और वो प्लान जो है वो कहा जाता है 3 जून प्लान। और फाइनली इसको सभी पार्टीज एक्सेप्ट कर लेती है। कांग्रेस, दैट INC हो गई और मुस्लिम लीग हो गई, द अदर लीडर्स ऑफ द country, they all accepted it. The INC, which was opposed to any partition of the country, finally accepted it as an inevitable process. और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो शुरुआत में ये जाहिर कर रही थी, ये बता रही थी कि वो कंट्री के पार्टीशन के सख्त खिलाफ है, अब धीरे से जो है इसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये मान लेती है कि देश के आज़ाद होने के बाद
ये एक आवश्यक प्रक्रिया हो जाएगी कि हम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिमों का एक अलग देश बना दें और हिंदुस्तान जो रहे वो एक अलग देश रहे। एज पर दिस प्लान इंडिया वुड बी पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब 3 जून प्लान क्या कहता है माउंटबेटन का? तो माउंटबेटन का 3 जून प्लान ये कहता है कि भारत जो है 2 हिस्सों में बट जाएगा आज़ादी प्राप्त करने के बाद। एक हिस्सा इंडिया कहलाएगा और जो नया हिस्सा इसको दिया जाएगा वो कहलाएगा पाकिस्तान। The constitution framed by the Constituent Assembly would not be applicable to the areas which would go into Pakistan. अब भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए बैठेगी और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी वो किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, पाकिस्तान पे लागू नहीं होगा। मतलब उनकी अपनी अलग गवर्नमेंट होगी, उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। These provinces would then decide on a separate constituent assembly. मतलब जो एरियाज या जो प्रोविंसेस हम पाकिस्तान के अधिकार में देने वाले हैं या पाकिस्तान के अंदर देने वाले हैं उनके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई भी डिसीजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करेंगे। The complete legislative authority would be given to the constituent assemblies of the new countries. और जो कंप्लीट जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो दोनों ही कंट्रीज को अलग अलग पूरी तरीके से जो है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी। यानी इसमें जो है किसी भी तरीके का ब्रिटिशर्स का भी कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा और ना ही इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेगा। The act decided to grant independence to India and Pakistan with effect from 15th August 1947. और इस एक्ट ने ये डिसाइड किया कि भारत और पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो किस दिन से माना जाएगा? 15 अगस्त 1947 से इन दोनों ही देशों का अस्तित्व माना जाएगा। The new boundaries of the dominion would be demarcated by the Boundary Commission. और इन दोनों ही देशों की बाउंड्री जो इंटरनेशनल बाउंड्री डिसाइड करने का जो था उसके लिए एक कमीशन स्टैब्लिश किया गया, दैट वाज नोन एज द बाउंड्री कमीशन। तो ये बाउंड्री कमीशन का काम रहेगा कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज को डिसाइड करे। ब्रिटिश सुज़ेरेनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट वाज टू एंड। अब भारत के जितने भी शाही और जितने भी मोनार्क्स थे, छोटे मोटे जो बच गए थे, प्रिंसली स्टेट बच गए थे, उनके ऊपर उनका जो संपूर्ण अधिकार उन्होंने करके रखा था ब्रिटिशर्स ने, उसका जो है वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। दीज स्टेट्स कुड डिसाइड टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। और इन स्टेट्स को जो है ये बोल दिया जाता है कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, आप चाहें तो इंडिया के साथ मिल सकते हैं, या आप खुद अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट रह सकते हैं। ओवर 560 स्टेट डिसाइडेड टू मर्ज विद इंडिया। और ऐसे 560 स्टेट्स ने डिसाइड किया कि वो भारतवर्ष के साथ ही जाना चाहेंगे। द ब्रिटिश एम्परर वुड सीज टू यूज द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया। और ब्रिटिश एम्परर ने इस समय यहाँ पे जो एम्परर ऑफ इंडिया मतलब भारत का राजा या भारत का शासक, इस तरह का कोई भी टाइटल अब भविष्य में कोई भी व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, उसको कंप्लीटली सीज कर दिया गया। Until the new Dominion Constitution would become effective, the heads of the state would be the respective Governor General, who would continue to assent laws passed by the Constituent Assembly in the name of the King. अब क्योंकि स्वतंत्रता तो डेफिनेटली वो डिसाइड हो गई कि 15 अगस्त 1947 से दोनों देश अपने जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाएंगे, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग वर्क है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में डेफिनेटली टाइम लगने वाला है। तो जब तक कि इन कंट्रीज़ का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो गवर्नर जनरल के अंदर में ही काम करेगी। और ये किसके नाम से रिलीज होगा? इट वाज इन द नेम ऑफ द किंग। दैट मीन्स अभी भी जो है वो ब्रिटिश मोनार्क के थ्रू, ब्रिटिश क्राउन के थ्रू ही जो है वो एक एंटरिम गवर्नमेंट, हम इसको कह सकते हैं कि एक एंटरिम गवर्नमेंट जो है फॉर्म की गई थी। और अभी जब तक कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक हम उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वहाँ यहाँ पे कंट्री में अपना शासन चलाएंगे। This act received the royal assent on 18th July 1947 and entered into force.
अब इसके थ्रू जो है वो रॉयल असेंट मिलता है और 18 जुलाई 1947 को जो है ये लागू हो जाता है। पाकिस्तान became independent on 14th August and India on 15th August 1947. Muhammad Ali Jinnah was appointed Pakistan's Governor General and Lord Mountbatten became India's. और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को स्वतंत्र कर दिया जाता है भारत से और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाता है ब्रिटिशर्स से। मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनको पाकिस्तान का गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंटमेंट मिलता है और भारत के जो गवर्नर जनरल रहेंगे वो माउंटबेटन ही रहेंगे एज एन एंटरिम गवर्नमेंट। हमारे खुद के जो लेजिस्लेचर्स हैं, हमारे खुद के जो लीडर्स हैं वो एंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे उनके साथ जो है वो काम करेंगे जब तक कि हमारा खुद का नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता। तो इस हिसाब से हमने देखा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर जो है ये दो एक्ट हमारे लेकर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1945 सॉरी। और इसमें हमने देखा कि सारे इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज जो हैं वो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में एक माइलस्टोन जो है वो साबित होते हैं। इन्हीं अलग अलग टॉपिक्स, इन्हीं अलग अलग स्ट्रेटेजीज को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने साथ ही साथ दूसरे देशों के भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे उनको भी मिला के जो है एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का जो वीडियो है, ये जो हमारी 5 वीडियो की जो सीरीज थी वो आज यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद मैं जो वीडियो लेके आने वाली हूँ दैट इज़ डेफिनेटली फॉर द क्वेश्चनर विच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज 5 वीडियोज़। और उसके बाद फिर जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशली एनालाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डांगी अकेडमी के सभी व्यूअर्स को जय भारत।